नमस्कार दोस्तों। निजाम ही तो बदल रहे हैं, चलन पुराने ही चल रहे हैं। विदेशियों से भी वो बदतर वतन का जो आज छल रहे हैं। बना रहे हैं धुएं से बादल, चिराग अब जो भी जल रहे हैं। उबल रहा है लहू नसों में, सवाल दिल में मचल रहे हैं। तमाम सवाल है और सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि सवाल होने की वजह है। एक बहुत बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी थी मध्य प्रदेश में, उनका अभी निधन हो गया। उन्होंने कहा, ऑन कैमरा कहा, तब तक भाजपा का भला नहीं हो सकता। जिसको भला चाहना हो तो भाजपा छोड़ो, कांग्रेस अपनाओ। ये पार्टी औरत और दौलत की है, या तो औरत दे दो अपनी या दौलत दे दो। ये दो चीजें जो मैंने नहीं दी। कि भारतीय जनता पार्टी में आपको बढ़ना है, आगे जाना है, तो आपको औरत, पैसा सब कुछ देना होगा। जब आप यह समर्पित करेंगे तब आपको कोई जगह मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने ये बात कही और यह बात रिकॉर्डिंग में है। तो आप ये समझिए, जब विद्या पटेल यह बात कहती हैं तो सवाल उठ जाता है उस भारतीय जनता पार्टी पर जो अपने चाल, चरित्र, चेहरे को लेके बात करती है। बिल्कुल हम आज वही बात करना चाह रहे हैं। आज बात करना चाह रहे हैं कि एक आंकड़ा नीति आयोग से आया कि जिस गुजरात में 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी और जहां 1989 में सत्ता में आ गई थी, वहां पे आज तक वह सत्ता में है। 33 साल से सत्ता के बाद हालात वहां के क्या हुए, गुजरात मॉडल और सारे मॉडल बताए जाते हैं। वहां के 38% लोग कुपोषित हैं या अल्पपोषित हैं, यह स्थिति है। और यदि बच्चों की संख्या इसी पर ले लें तो वहां की विधानसभा में दिया गया यह जवाब है सरकार का कि वहां के 39.7% बच्चे कुपोषित हैं। 30 जिले कुपोषण का शिकार हैं। अब सोचिए, किन लोगों के, किस मॉडल को आपने एडॉप्ट किया है, उस मॉडल का यह चेहरा है। और मैं आज यह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार ने एक फैसला लिया कि वो रूस से 80 से 90 लाख मैट्रिक टन गेहूं आयात करेगी। यानी आज उसको यह जरूरत पड़ गई है कि अपने लोगों के खाना खाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए विदेशों से उनका सेकेंडरी गेहूं लाया जाए, वो सस्ता वाला गेहूं लाया जाए, जिससे यहां के लोगों का पेट भरा जा सके। यह स्थिति आ गई है। आप याद करिए 1947 को जब देश आजाद हुआ था, देश कुपोषण का शिकार था। भारत अपने लोगों का पेट भरने के योग्य नहीं था और अमेरिका का ऐसा ही सेकेंडरी क्लास का गेहूं आता था जिसको खाकर हमारे लोगों का पेट भरा जाता था। यह स्थिति थी। लेकिन पंडित नेहरू ने अपने शासनकाल में इतना कुछ इस पर काम किया, एग्रीकल्चर पर, बांध बनाने पर, बिजली पर, NFL स्थापित करके, नेशनल फर्टिलाइजर्स और सब कुछ स्थापित करके, तो जो किसान को चाहिए बिजली, पानी, खाद सब उपलब्ध कराया। उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन के लिए काम किया गया। ट्रैक्टर और वो खरीदना बड़ा मुश्किल होता था, उसके लिए HMT स्थापित की गई। HMT के जरिए ट्रैक्टर और दूसरी चीजें बनाई गई, कृषि उपकरण बनाए गए, जिससे आम आदमी की पहुंच में हो और वो किसान अपनी खेती को अच्छे से कर सके। नतीजा यह हुआ कि भारत ने हरित क्रांति देखी। भारत में इतना कुपोषण था कि बहुत दूर की बात होती है, लेकिन वह स्थिति ला करके रख दी कि एक दिन कहा जाने लगा, देशण मां देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना।
तो आप समझ सकते हैं ये आ गए नारे। और देश भर में दुग्ध का कैसे उत्पादन हुआ, कैसे अमूल और दूसरे प्रोडक्ट शुरू किए गए और सहकारी आंदोलन शुरू किया गया जिसके बूते ये सब खड़ा हुआ। कुपोषण से हमें निजात दिलाने पर कितना बड़ा काम हुआ था। आज स्थिति है देश कुपोषित है। यूनिसेफ की रिपोर्ट को माने तो यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आपकी कल्पना से परे हो। और भारत के अंदर 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ के हम देश, 100 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है, अल्प पोषण का शिकार है। आप समझिए 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग इस स्थिति में। जहां यह स्थिति हो तभी प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ को 5 किलो अनाज दे करके हम जिंदा रखें। यह स्थिति आ क्यों गई? कैसी सरकार हमने चुन ली है? किनको चुन लिया है? उन लोगों को कि जब एक शिक्षक अपने उद्बोधन में बच्चों को लेक्चर देते वक्त यह समझाता है कि आप वोट देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पढ़े लिखे को वोट दें, समझदार को वोट दें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो कभी बुरी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने, तमाम भाजपा के नेताओं ने समझ लिया कि वो नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा है, प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है, और इसलिए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो समझ में आता है कि किस तरह की स्थिति है और इन सब से निपटा कैसे जाए। इनसे निपटने के लिए एक पूरा प्रायोजन बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं, कहते हैं परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये सारी चीजें यहां मिल जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक भ्रष्टाचार हुआ, जो 1947 से लेकर के 2014 तक जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, साबित नहीं है, आरोप लगे, उन सब के अमाउंट को, उन सब के धन को जोड़ दीजिए, उससे भी कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार में हो चुका है। और उन घोटालों की लंबी फहरिस्त है, और घोटालेबाज नेताओं की भी लंबी फहरिस्त है जो भाजपा में ही। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने कल मीटिंग करके जिन टिकटों का ऐलान किया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनमें 39 टिकटें जो बांटी मध्य प्रदेश में, उसमें परिवारवाद भी था, जम के परिवारवाद था, भ्रष्टाचार भी था, और न जाने क्या क्या। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी कथनी करनी में क्या अंतर है, इनकी क्या स्थिति, जो कहते हैं उससे ही उलट करते हैं। तीसरी एक और चीज कहूंगा, ये सुशासन की बात करते हैं। यदि इनके सुशासन की बात करें तो सुशासन की स्थिति यह है, डबल इंजन की यूपी की सरकार में जौनपुर में एक लड़की को आधा दर्जन लोग घसीटते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं, उसके तमाम अंगों को जिस तरीके से करते हैं, और खेत में ले जाके उसके साथ क्या करते हैं पता नहीं। अब वो लड़की कहती है, और उसका वीडियो भी बनाते हैं, उसे बदनाम करते हैं, और इसके बाद ये स्थिति है, वो लड़की अब उस गांव में नहीं आना चाहिए। और तुष्टीकरण की जब बात करते हैं तो तुष्टीकरण आपने देख ही लिया किस तरीके से करते हैं। तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है, यही शायद इन्हें नहीं पता है। जिस तरीके से देश को जलाते हैं वो तुष्टीकरण का प्रतीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी
एक खाका देती है। राहुल गांधी की ये 2019 की चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में न्याय योजना पर जिक्र करें तो न्याय योजना क्या थी? जो लोगों को कुपोषण से बचाती थी, अशिक्षा से बचाती थी, लोगों को खुद सामर्थ्य देती थी कि वो सम्मान के साथ कमा करके अपना खा सकें और कुपोषित न रहें। और वो हर युवा के हाथ में रोजगार देने की बात करती थी, वो हर किसान को मदद करने की बात करती थी, गरीब की मदद करने की बात करती थी, मध्यम श्रेणी के लोगों को भी सहायता देने की बात करती थी, हर एक किसी की जरूरत को पूरा करती थी। लेकिन हमारे लोगों ने नहीं समझा, ये हमारी गलती है, और नहीं समझा उसको हम झेल रहे हैं। आज फिर कांग्रेस पार्टी वही प्रस्तुत कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि किस तरह की उन्होंने पीड़ा झेली है, किस तरीके से उनके पूरे परिवार को जलाकर मार दिया गया था। वो और उनके पिता अकेले बचे थे, उनके सामने उनकी छोटी सी बहन, उनकी मां, भाई, सबको जला के मार डाला गया था। क्योंकि मैं अपने मां को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहाँ हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 46, 47, 48 में दंगे हुए। क्यों? क्योंकि वो दलित वर्ग से, और दलित और पिछड़े वर्ग से होना एक अभिशाप सा था। लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति हुई उसी कांग्रेस के कारण, वह उभर के आए और वह जो असमानता थी उसकी खाई बहुत हद तक भरी गई। लेकिन फिर आज वही हो रहा है, जातिवाद, धर्मवाद, ये वाद, वो वाद, क्षेत्रवाद, नारीवाद, क्या न क्या हो रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी आज लद्दाख में है और लद्दाख में वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, वांगचुंग से भी मिल रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा क्लाइमेट चेंज और सब पे काम किया है, तमाम पुरस्कार जीते हैं, और उन्होंने रह के आम लोगों के लिए कैसे काम किया, कैसे क्या है। राहुल गांधी ने उस बॉर्डर की समस्या को भी समझने के लिए वहां के लोगों के साथ में चर्चा शुरू की, और आज वो सबसे मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, समाज सेवियों से मिल रहे हैं, तमाम सारे पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने वह विभीषिका देखी है, जो चीन के कष्ट को सहे हैं, और जो लगातार इस देश की सीमा पर हमारे लिए खड़े होते रहे। उनसे आज वो मिल रहे हैं, और जब वो उनसे मिल रहे हैं तो तमाम बातों को समझ रहे हैं, तमाम बातों का सुधार करने की बात करें, और उसको कैसे किया जाए। यही एक नेता का काम होता है कि वो समझे, सुधार करे और बनाए। और यही काम पंडित नेहरू ने किया था। आजादी के पहले उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर लगभग सारे देशों को घूम डाला था और वहां का अध्ययन किया था। वो जब भारत के योजना आयोग के चेयरमैन थे, जब स्वशासन प्रणाली पहली बार लागू हुई थी, तो उन्होंने योजनाओं पे पूरी तरीके से समझा क्या करना है, कैसे किया जाएगा कि देश को ये सब कुछ मिलेगा। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने उसे सबको इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उन्होंने समझा था। उसी आधार पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे जरूर पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ा है। आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार क्या करती है? मोदी की सरकार में संविधान बदल दो, संविधान को आग लगा दो जैसे बातें होती हैं। और प्रधानमंत्री के सलाहकार, जो प्रधानमंत्री के जवान होते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें कहा है संविधान बेकार हो चुका है, 73 साल हो गए, इसे हटा देना चाहिए, निरर्थक। जो व्यक्ति अर्थशास्त्री है वो हमें संविधान बता रहा है, जिसे न कानून का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, न दूसरी चीजों का ज्ञान है। वो सिर्फ आरएसएस की शाखाएं जानता है या फिर जानता है अर्थशास्त्र। और वो भी अर्थशास्त्र कैसा जानता है? ऐसा जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है, चंद पूंजीपतियों के लिए अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, देश के लिए नहीं। तो आप सोचिए, इतना बड़ा कर्जा लेकर के
भारत को इतना बड़ा कर्जदार बना करके नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिया क्या है? जितने पीएसयूज थे भारत सरकार की, जो हमारे आपके पैसे से बनी कंपनियां थी, उन्हें बेच डाला गया। देश के तमाम सारी संपत्तियों को बेच डाला गया। जो सेना की भूमि है, सब कुछ है, उसे बेचने कर दिया गया। और किस तरीके से, और वो चंद लोगों के हाथ में जा रही, अदानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में जा रही। एचएमटी की तमाम संपत्ति, मैंने यहीं पास में ही पिंजौर है, वहां पे संपत्ति रिलायंस के हाथ में देने की। तो इस तरह से जब देश को एक तरफ बेचा जा रहा हो, तो देश को बचाने, देश को समझने और हर व्यक्ति का दर्द समझने वाले को हमें देखना पड़ेगा, ना कि पैसा और औरत मांगने वालों के साथ खड़ा हो। फैसला आपको करना है कि अपनी बेटी को नंगा करा करके और न जाने क्या क्या करवाना है, सरेआम करवाना है, उसके वीडियो बनवाने, या फिर आपको ऐसे लोगों से मुकाबला करना है। क्योंकि ये लोग चीन की बात करते हैं और चीन के लोग आते हैं, यहां पर ऐप बनाते हैं और साहब उत्तर प्रदेश पुलिस उसका प्रचार करती है। हमारे सवाल हैं, प्रधानमंत्री जी आपके राज्य में ये हुआ, गृह मंत्री जी आपके राज्य में ये हुआ, आपने सर्टिफिकेट देते रहे, क्लीन चिट देते रहे, ये कैसे संभव हुआ? जिम्मेदारी किसकी बनेगी? कैसे एक ऐप उसने यहां आकर बनाई, पुलिस के जवान उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका विज्ञापन दे रहे हैं। कहां है ईओडब्ल्यू, कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है एनआईए, कहां है डीआरआई? या सिर्फ ये तमाम एजेंसीज विपक्ष के लिए बनी हैं? जहां देश का नुकसान हो रहा हो, देशवासियों का नुकसान हो रहा हो, वेयर आर दीज एजेंसीज? और उसके बाद में वो 1400 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच में रुपया लेके भाग जाता है, और हमारे यहां कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ही न जाने कितने भाग गए, और हमारे यहां हमारे से टैक्स लेकर के उसकी भरपाई की जाती है। यह मोदी सरकार और राहुल इन्हीं पर हमला बोलते हैं तो उनको अयोग्य करार दे दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लालू यादव बोलते हैं तो उनकी जमानत को खारिज कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रॉबर्ट वाड्रा बोलते हैं कि साहब इतने आपने आरोप लगाए थे, जेल भेजो मुझे, नहीं तो सच लाओ, स्मृति ईरानी क्या कहती है। तो साहब उनकी जमानत खारिज कराने के लिए ईडी पहुंच जाती है। तो यह स्थितियां हैं, सबूत कुछ है नहीं, करेंगे आप ऐसे। यह सत्य है और इस सत्य को समझना होगा, और समझ के जब आप खड़े होंगे, नहीं तो आप भी कुपोषित होंगे। आज न सही कल होंगे। जय हिंद।